अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें कोशिश ये की गई कि इजलास में भी लोग हुकूमती जो अरकान हैं वो अपोजिशन के पास भी जाते रहे, अपने इत्तेहादियों के पास भी जाते रहे। और इशू क्या है? मिनी बजट जो अब पास करवाना उनके लिए लाजिम हो चुका हुआ है। पहले हम ये भी सुन रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई तो ऑर्डिनेंस के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए शायद IMF राजी नहीं हुआ और इसलिए अब हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मिनी बजट पास करे, जिसको कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ये मिनी बजट नहीं है, ये एडजस्टमेंट है मनी बिल में, यानी कि आप अमेंडमेंट कह लें। और इसके लिए अभी तक इतलात ये हैं कि कल खसूसी काबीना का इजलास भी बुलाया गया है, जिसमें मनी बिल अमेंडमेंट जो है वो पास की जाएगी और मंजूर की जाएगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट में से बाकायदा तौर पर मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। PMLQ पहले उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, तहफुजात थे, लेकिन अब इतलात ये हैं कि PMLQ ने इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत का साथ देने का सोच लिया है और वो मनी बिल अमेंडमेंट बिल जो भी आएगा उसमें वो हुकूमत के साथ वोट करेंगे। ऑपोजिशन ने आज जॉइंट ऑपोजिशन ने स्ट्रेटेजी भी बनाई है और उनका यही कहना है कि किसी भी तरह इस मिनी बजट को हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि खास तौर पर आज हम ख्वाजा आसिफ को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि स्टेट बैंक को आपने IMF की एक ब्रांच डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा कि आप अपनी मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रखवाने जा रहे हैं, अभी भी सोच लें, ये शायद बहुत संगीन कदम हो सकता है जिसके नतायज हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होंगे। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि इससे महंगाई नहीं होगी, जो कि समझ से बालातर है, क्योंकि 350 अरब रुपए की जो एग्जेम्पशंस थी सेल्स टैक्स की वो विड्रॉ की जाएंगी। क्या ये 350 अरब की अशिया तमाम की तमाम लग्जरी आइटम्स हैं या सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड आइटम्स हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब गरीब आदमी जो कि सर्दियों के मौसम में लंडे के कपड़े खरीदता है, उस पर भी 4 अरब रुपए की टैक्स की छूट थी, जिसको अब वापस जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह और भी चीजें हैं और कहने वाले कहते हैं कि 500 से 700 अरब रुपए का इंपैक्ट आम आदमी की जेब पर आएगा, पड़ेगा और वो यकीनन महंगाई होगी, लेकिन हुकूमत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब कल फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब तो आने के नहीं हैं और उन्होंने 2 साल से कुछ कोशिशें की हैं, बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर कुछ ऐसे लॉज तैयार किए हैं जिसके बाद शायद वो मियां नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बस हम ही वापस लेके आएंगे, वो खुद वापस आने को तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें मियां शहबाज शरीफ साहब को भी कटहरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अंडरटेकिंग मौजूद है कि जब भी अदालत को रिक्वायर्ड होंगे मियां नवाज शरीफ साहब और उनको डॉक्टर्स इजाजत दे देंगे तो वो मियां नवाज शरीफ साहब को खुद वापस लेकर आएंगे। ये अंडरटेकिंग दे चुके हैं। अब आपको मालूम है कितना अरसा होने को है, नवंबर 2019 से ये मामला चल रहे थे और अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें एक भी मेडिकल बुलेटिन शायद एक अदालत में आया था जिसमें कोई नई चीज नहीं थी। सारी पुराने जो रिपोर्ट्स और मेडिकल बुलेटिन जो जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तकरीबन वही रेप्लिकेट करके अदालत में पेश किया गया था। ये बहुत सारे सवालात हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पहली कहा जा रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हुकूमत लाने जा रही है और इसको आज मोईद यूसुफ साहब का बयान भी है कि 1 हफ्ते में आम पब्लिक के लिए भी जो है वो सामने लाएंगे। इससे पहले क्या कौमी सलामती पॉलिसी नहीं आई? एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने भी है, नेशनल एक्शन प्लान, जो कि अगर आपको याद हो 2014 में APS के वाक़े के बाद
जो है हुकूमत ने बनाया था और वो तकरीबन काफ़ी सारे मामलात को कवर करता था, लेकिन यकीनन नई पॉलिसी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देख रही है, जिसमें 5th जनरेशन वॉरफेयर यानी कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो कि कम्युनिकेशन की वॉरफेयर है, उसको भी देखा जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, कार हैं, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। राना एहसान अफजल, यंग PMLN लीडर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान आपके भी वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब हमें अभी ज्वाइन करेंगे। अगर इसी से शुरू कर लें जो कि शेख रशीद साहब ने भी बात की है ज़रा, कि 1 महीने से फंसा हुआ है एक शख्स लंदन में, क्या कहते हैं ज़रा ये सुनवा दें। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं? 1 महीने से वो फंसा हुआ है अंदर। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से, शेख होने के बावजूद 1 वे टिकट देता हूं आपको। आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूं। जी राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए शेख साहब को थोड़ी सी इससे ज़्यादा एक अच्छी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि ये तो होम के मिनिस्टर हैं, ये तो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं, और इनका काम है कि ये नहीं कि मैं टिकट देता हूं और आप वापस आइए। इनका काम है कि ये सबूत देंगे, उधर की अदालतों को कन्विंस करेंगे, वहाँ के होम डिपार्टमेंट के साथ लेजोन रखेंगे और वहाँ से एक रिक्वेस्ट को किसी तरीके से मटीरियलाइज करवा के फिर नवाज शरीफ साहब को लेके आए। अगर ये अवाम को ये बता देते तो गालिबन वो ज़्यादा एक बेहतर चीज़ थी, जो कि शायद फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कुछ अल्फाज में कि हम वो जो प्रोसीडिंग्स हैं और वो जो प्रोसेस है और वो जो खतूत लिखे जा रहे हैं उसमें कोई डेवलपमेंट का उन्होंने अंदिया दिया है। अब बात रहेगी मियाँ नवाज शरीफ फंसे हुए हैं, वो तो बुरी तरह बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगेन आपके जो लॉज हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं, और फिर आप केस टू केस बेसिस पे वहाँ के कवानीन हैं ऐसे कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने 3 साल में अभी तक रिक्वेस्ट ही की। मुझे याद है कि शुरू में उनके होम सेक्रेटरी आए थे और उससे लेके आज तक कुछ पता नहीं चला कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको लाने में। ना ही इसाक डार को ला सके हैं, ना ही मियाँ नवाज शरीफ को ला सके हैं। तो इट सीम्स कि और पहले ये दोनों साहबजादे भी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हाँ वो भी हो चुके हैं। तो ये पाइपलाइन में तो कब से है ये। अब हुकूमत अगर इस स्टेज पे कुछ ऐसा ले आए, अदरवाइज जो बात की शेख रशीद साहब ने कि वो फंसे हुए हैं, फंसे हुए तो वो बुरी तरह से हैं। वो फंसे हुए इसलिए हैं कि वहाँ पे उनका वीज़ा की रिजेक्शन हुई। उन्होंने हेल्थ के बेसिस पे लिया और हेल्थ की बेसिस पे उनको गालिबन 11 माह का जो वीज़ा एक्सटेंशन मिली थी उसमें फिर वो रिजेक्ट हुआ। जब वो फर्दर उसको एक्सटेंड कराने गए और रिजेक्शन की वजह ये नज़र आई कि जनाब कहाँ है वो ट्रीटमेंट, कहाँ है वो इलाज, कहाँ है वो सर्जरी, कहाँ है कोई ऐसी आपकी रिपोर्ट कि जिसमें ये लिखा हो कि जनाब ये इलाज सिर्फ बरतानिया में मुमकिन है और पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं। अभी क्या स्टेटस है? मियां नवाज शरीफ साहब ने अप्लाई किस चीज के लिए किया था? अभी वीजा एक्सटेंशन के लिए। अभी जो उन्होंने अप्लाई किया था वीजा एक्सटेंशन की, दैट वाज रिजेक्टेड बाय द होम ऑफिस। वो जो रिजेक्शन के बाद उनका ट्रिब्यूनल होता है वहाँ पे वो अपील गई हुई है और अब वो गालिबन जनवरी में फिक्स है। और वहाँ पे उन्होंने बताना है कि जनाब क्या मेरी रीजनिंग है कि मुझे पाकिस्तान जाना नहीं चाहता मैं। तो अब उस पे देखें कि क्या होता है। ऑल्दो उसके बाद फिर उनके पास एक और फोरम भी मौजूद है कि यहाँ से रिजेक्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो वहाँ भी जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन उसमें बड़े उनको इश्यूज ये आएंगे कि द मोमेंट ही इज टर्न डाउन फॉर द सेकंड टाइम, और ये जो लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी जा रही है, तो यहाँ भी जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो जो एक एफिडेविट शहबाज शरीफ साहब ने एक अंडरटेकिंग दी थी। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि कोई ये बेल बॉन्ड नहीं था जो मचलका जिसको हम कहते हैं, जो आम तौर पर जब किसी शख्स को जमानत दी जाती है तो वो कहते हैं कि जी अगर ये ना आया तो मेरा ये 1 करोड़ का या 50 लाख का ये मेरा जो मचलका है, ये जो मैंने प्रॉपर्टी ये कैश करवा लीजिए, ये आप फोरफिट कर सकते हैं या कैश फोरफिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक अगर इजाजत दें तो अंडरटेकिंग जो थी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सन ऑफ लेट मियां मोहम्मद शरीफ हैविंग CNIC number dash 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 do hereby undertake to ensure return of my brother Mian Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks
or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to provide /send the periodical medical reports of the doctor duly notarized by the embassy of the registrar of this court. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with his physician or physicians to verify or confirm about his health. वायलेशन कहां अब तक हो चुकी हुई है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड दिस कुड बी लीथल अगर इसको प्रॉपरली लीगल टीम परसू करती है। ऑल्दो लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ से वो जैसे एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि मियाँ साहब और शरीफ फैमिली काफ़ी लाडली है। अदरवाइज जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई बेल बॉन्ड नहीं है जिसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 514 के तहत। उस वक्त ये भी बातें हुई थी कि जी कुछ ना कुछ रखना चाहिए था, लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये बेल बॉन्ड नहीं है कि जो कि फोरफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक अंडरटेकिंग दे दी है एंड वो कहाँ पे दी है? ऑनरेबल हाई कोर्ट को। एंड गिविंग अ फॉल्स अंडरटेकिंग Is itself an offense. This itself is a big offense कि अगर आप अदालत में एक गलत अंडरटेकिंग दे देते हैं और उसके बाद चूंकि मियाँ साहब के वहाँ भी इसी बुनियाद पे रिजेक्ट हुए है वीज़ा हेल्थ का, ये ज़हन में रखिए, कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं दोनों चीज़ें, जिसमें वो शवाहिद देने से नाकाम हुए। और यहाँ भी मियाँ साहब को अब देना पड़ेगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुला रहा था और वो नहीं आए, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए, तो इन्हें उन डेट्स में बताना पड़ेगा जी ये है वो सर्जरी, ये है वो मेरी ट्रीटमेंट, और या ये वो रीजन से कि जी पाकिस्तान तो कोई वहां से आ ही नहीं सकता था, कोई फ्लाइट नहीं थी, कोई बंदा नहीं लैंड किया। तो आई बिलीव कि इसको अगर अंडरटेकिंग में राजा साहब लिखा जाता है पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स, सो व्हाट डज दिस मीन कि ये साल बाद पीरियोडिकल है या ये कितने अरसे के बाद मेडिकल रिपोर्ट है? ये मेडिकल रिपोर्ट अगर आप इसमें पढ़े एफिडेविट में तो इसने लिखा है कि वो वापस आ जाएंगे 4 हफ्तों के बाद। 4 हफ्तों में 4 हफ्तों के बाद नहीं अगर आते तो एटलीस्ट ही हैज टू गो फोर्टनाइटली। नॉर्मली होता है कि हर 15 दिन के बाद आप एक अदालत को रिपोर्ट देंगे, उसकी भी अंडरटेकिंग ली है। इफ ही हैज फेल्ड इन हिज अंडरटेकिंग तो अगेन इट्स समथिंग कि इसने कोर्ट के साथ झूठ किया है। और नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट ने लैक की वो ये की कि उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट अगर समझती है कि इलाज नहीं हो रहा तो वो अपना हाई कमीशन से बंदा भेजकर उनके डॉक्टर से वेरीफाई कर और वहां से वेरिफिकेशन ले, और वो भी नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट, तो इट्स अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, लेकिन आई बिलीव कि इसको खाली शुरू ना करें, इसके अंदर सब्सटेंस डालें और लॉजिकल एंड तक लेके रिस्पॉन्ड करें। यूके के जो हालिया वहां पे उनकी अपील चल रही है। राना एहसान अफजल साहब, आज शेख रशीद साहब की आपने बात सुन ली, वो कहते हैं कि भाई मैं टिकट देता हूं, हालांकि अनलाइक शेख के वो अपना कहते हैं लेकिन 1 वे टिकट दूंगा और दिन और मुझे बताएं ताकि मैं उस दिन का ट्रेवल डॉक्यूमेंट और वीजा इशू करूं। तो क्या प्लान क्या है? कुछ इतलात आ रही हैं कि जनाब 3rd वीक ऑफ जनवरी में या बाय द एंड ऑफ जनवरी और समटाइम्स इन फरवरी आएंगे ही आएंगे। मार्च जो महंगाई मार्च है उसका वो हिस्सा बनेंगे। तो सच्चाई है कहां पे? और अगर हुकूमत अब ये फैसला कर चुकी है कि इस अंडरटेकिंग के हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट या जो भी अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पे जाकर मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाएंगे, तो उनके पास कोई एक्सक्यूज होगा कि नहीं ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती है अंडरटेकिंग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़मीर साहब, जो अंडरटेकिंग है वो उसकी कोई वायलेशन नहीं हुई। मियाँ साहब की जो 4 वीक्स के बाद आपने पढ़ा कि और एज व्हेन सर्टिफाइड बाय डॉक्टर्स कि उनका जो है वो इलाज जारी है और वो इतने फिट हैं कि वो वापस आ जाएं। तो वो जो अंडरटेकिंग है वो उसकी गुंजाइश देती है कि डॉक्टर सर्टिफाई करेंगे उनके कि वो अब उनकी हेल्थ उनको इजाजत देती है या नहीं देती, और वो जो मेजर सर्जरी थी वो अभी तक उनकी नहीं हुई। एक तो ये हो गया। तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म की वायलेशन है। गवर्नमेंट जरूर परसू करे और हम जो है उनको अपडेटेड उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड भी कर देंगे, और कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं है। जहां तक ये तासिर देना हुकूमत का कि जी उनका कोई वीजे का अब वो इशू है, वो फंस गए हैं और कोई शॉर्ट टर्म के अंदर कोई उनको थ्रेट है कि यूके उनको रिमूव कर देगा, तो वो इसलिए उन्होंने ये अनाउंस किया है, या पार्टी के कुछ लीडरान ने तासिर दिया है कि वो आने वाले हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। अभी जो आपने जो एक्सपर्ट बुलाए थे वो खुद बता रहे थे कि उनके पास अभी हायर फोरम्स जो हैं वो मौजूद हैं
और ये इन शॉर्ट टर्म उनको कोई एज सच यूके से एग्जिट का कोई थ्रेट नहीं है कि फोर्सफुली हो जाए। अब जहां तक ये बात आती है कि मियां साहब कब आएंगे, तो हम ये समझते हैं कि आगे आने वाले जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर, खास करके पीटीआई के लिए, वो काफी अब मुश्किल हैं। वो मुश्किल इसलिए हैं कि जो ईवीएम का जब वोटिंग हुई तो इनकी जो कोalition पार्टनर्स हैं वो इनसे नाला थे, लेकिन इनको बस बैसाखियां दी गई और उन बैसाखियों के बलबूते पे वो कोalition पार्टनर्स आखिरी दिन इनसे जुड़ गए। अब हम समझते हैं कि वो ऐसा वक्त आ गया है जिसके अंदर केपीके का इलेक्शन और जो एक तसलसल जिमनी इलेक्शंस का चलता आ रहा है, जिसके अंदर अवामी राय ये बता रही है कि पीटीआई को उन्होंने रद्द कर दिया है और ओवरऑल कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं है इस मुल्क की। ये मुल्क अगर इनका अब सिर्फ तो इस सिनारियो के अंदर हम समझते हैं कि बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में भी हैं। ये फैसला भी हो सकता है कि हम अदम एतमाद फौरी तौर पे ले आए या फिर उसमें कोई डिले भी आ सकती है। तो इस तरह के माहौल के अंदर जहां ये हुकूमत शायद रहे या ना रहे, वहां हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ का आना जो है वो जरूरी हो जाएगा। और खास करके जो अगला जनरल इलेक्शन है उससे पहले जो है वो मियां साहब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे। अब वो कब होता है, वो इस महीने होता है, अगले महीने होता है या उसके बाद होता है, ये सारा अभी इट इज इन दी एयर और ये चीजें जो हैं वो वक्त के साथ फाइनलाइज हो जाएंगी, वक्त के साथ फाइनलाइज होंगी। अभी तक कोई, लेकिन जब पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की जाती है तो हमें कोई नजर नहीं आई। सिर्फ एक कुछ चंद माह पहले आई थी और उसमें भी कोई नई चीज नहीं थी और बाकायदा अदालत में भी यही सवाल किया गया कि जनाब जिस प्रोसीजर के लिए वो गए थे, मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई। बज़ाहिर वो माशाल्लाह सेहतमंद नजर आते हैं और अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। हम तो चाहते हैं कि उनको वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब होकर पाकिस्तान लौटें और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स करें। लेकिन अगर वाकई ऐसी चीज है कि जिसमें खुद मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर कहीं पे किसी एक स्टेज पे गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ये भी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत गवर्नमेंट ने इतने अरसे नहीं परसू किया कि चलें ठीक है बैठे हैं, ना किसी हाई कमिश्नर को भेजा। वैसे ये राय साहब आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा। वैसे आपसे पूछ रहा हूं मैं, राना साहब। जी देखिए, मैं समझता हूं जमीर साहब कि इस चीज का एक और पहलू है। देखें, जब नवाज शरीफ साहब का केस शुरू हुआ वो पनामा पे था, उनको सजा किसी और चीज पे हुई। फिर जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बातें की, फिर जिस तरीके से इलेक्शन के दरमियान हम समझते हैं कि पूरी एक चाल चली गई हमें निकालने की, एक मनूवरिंग की गई, और फिर ये जो एफिडेविट है और उसके बाद जो ऑडियोज भी आई, तो ये सारा जो तसलसल है ये इस चीज को पॉइंट करता है कि शायद हमारा तो ये यकीन है लेकिन कि एक पूरी मैनेजमेंट हुई कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी जाए और इनको जो है जो राना साहब बिल्कुल, वो तो हिस्ट्री है हमारे सामने है, उसमें यकीनन आप लोग हमेशा यही कहते हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं। देखें, आज जो है वो उनका जो आना, जो आप कहते हैं कि वो वहां बैठे हुए हैं, तो ये भी मरियम बीबी ने भी बात की थी कि वो जब जो उनके खिलाफ जो केसेस हैं हम समझते हैं वो खत्म हो जाएंगे आने वाले वक्त। विक्टिमाइजेशन वो समझते हैं कि हो रही है, इसलिए वो नहीं आ रहे। राजा आमिर अब्बास साहब, दो चीजें हुई हैं पिछले कुछ अरसे में। एक पहले ऑडियो आई ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की, उसके बाद राना शमीम साहब का एक एफिडेविट सामने आता है जिसके हवाले से आपको यकीनन मालूम है कि उसका क्या बना और कहाँ पे वो जो है एशबर्न ऑफिस में कहीं पे वो साइन किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के सामने उनके बेटे के ऑफिस में। ये दोनों चीजें जो है, ये इससे क्या लगता था, क्यों ये करवाने की कोशिश की गई थी? और दूसरा ये कि ये पिछले अरसे में हुकूमत को हमें बताना चाहिए ना कि कितने ऑफिशियल्स मियां नवाज शरीफ के फिजिशियंस के पास गए हैं, या फिर एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि नहीं बस वहां बैठे हुए तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज इस वक्त है। इस वक्त इसलिए स्टेज है कि एक लॉजिकल बात है कि मियां साहब वहां गए हैं किसी बैरून मुल्क, कौन से मुल्क, लंदन, किस गर्ज से? इलाज की गर्ज से। इलाज की गर्ज से वहां पे वो
अप्लाई करते हैं कि मुझे वीज़ा दिया जाए, वो वीज़ा उन्हें पहले मिला 11 माह का, फिर उनको दोबारा जब एक्सटेंशन हुई कि जनाब मैंने मज़ीद इलाज कराना है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल ग्राउंड्स पे तो आपको इस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं। वो जो तमाम पीरियोडिकल रिपोर्ट्स से जो कुछ उन्होंने उधर जमा किया होगा, वहाँ की अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं कंसिडर किया। इसी तरीके से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़हन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखी है कि जब इनका केस चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इन्होंने दोबारा यही बातें की कि जनाब वहाँ पे वो बीमार हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस मुल्क के एक हाई कोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें, ये कि जनाब पीरियोडिकल रिपोर्ट्स देनी है, गवर्नमेंट ने जाना है, ये तमाम कंसिडर हुई और उन्होंने कहा नो, यू कैन कम, यू कैन ट्रैवल। और उसके वो ये जो उनकी रिक्वेस्ट थी कि जनाब मेडिकल ग्राउंड्स वाली, वो डिनाई हो चुकी है। लंदन में भी डिनाई हो गई मेडिकल ग्राउंड्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी डिनाई हो गई। तो अब कानूनी तौर पे उनके पास मेडिकली वहां पे रहने का कोई जवाज नहीं बन रहा, क्योंकि आप ट्रीटमेंट तो तब लेंगे जब उस मुल्क आपको वहां रहने की इजाजत देगा कि जनाब मेडिकल ग्राउंड्स पे आप रुक जाइए, आपके ये इश्यूज हैं। वो मुल्क भी इजाजत नहीं दे रहा, आपका अपना मुल्क, ये तो दोनों मुल्कों की अदालतों का हो गया। आपका अपना मुल्क आपको रिफ्यूज हाई कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव कितनी दफा गया है वहां? मेरे इल्म में नहीं है, मुझे तो नहीं लगता वो गया हो एज यूजुअल के जनाब जैसे। तो ये हम सारा जो हुकूमती अराकीन जो हमारे में रोजाना सुनाते हैं कि जी वो बीमार नहीं है, बीमार नहीं है, तो उनके पास कोई एविडेंस तो इसका है नहीं, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव गया होता और बाकायदा वो ऑफिशियल बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन लेता मियां नवाज शरीफ के फिजिशियन से, तो फिर तो इनके पास जवाब लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो समन्स भिजवाए थे वो थ्रू हाई कमीशन भिजवाए थे और वो लेने से इनकार थे। और वहां पे उन्होंने कहा कि जी बताइए, तो दैट वाज द टाइम कि मियां साहब को वो तमाम रिपोर्ट्स दे देनी चाहिए थी। और अगर वो रिपोर्ट्स आ जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आफ्टर कंसिडरेशन या उसको कबूल करता या रिजेक्ट करता, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो ही इज डेफिनेटली इन अ बिग टाइम प्रॉब्लम, क्योंकि जब वहां पे आपने ये जो दूसरी बात आई हियर, मतलब सारे ये कह रहे हैं कि बिग टाइम प्रॉब्लम, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है। कि मुझे तो लगता है कि बहुत जबरदस्त किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत वो गए भी और कोई पाकिस्तानी का रिप्रेजेंटेटिव भी उनके फिजिशियन के पास अभी तक रेगुलरली नहीं गए। देयर कुड बी सो मेनी कंस्पिरेसी थ्योरीज, वो अपनी जगह पे दीज कुड बी कंस्पिरेसी थ्योरीज। चलें अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो थोड़ा सा आज ये भी जिक्र करेंगे, मैं भूल गया इंट्रो में कहना, कि जावेद लतीफ साहब ने आज एक स्पेशल सेशन रखा हुआ था अपनी कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का, पीटीवी में रिगार्डिंग द राना शमीम एपिसोड के, वो न्यूज़ की अखबार में, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी बुलाया हुआ था लेकिन नहीं आए। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी हुई है कि जी 7 जनवरी को हम इस पे बाकायदा फैसला फर्द जुर्म आयद कर देंगे। तो इतनी बेचैनी किस बात की? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जरा थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि 2 एपिसोड हुए पिछले कुछ अरसे में। एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की ऑडियो और उसके बाद राना शमीम साहब का एफिडेविट, और उन दोनों को पीएमएल-एन ने बहुत प्रोपेगेट किया और उन्होंने कहा कि जी देखें सारी चीजें सामने खुलकर आ गई कि बाकायदा विक्टिमाइज किया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके खानदान को। राना एहसान अफजल साहब, मियां जावेद लतीफ साहब ने आज इजलास कॉल किया हुआ था स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन का, और उनका ये कहना था कि ये मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट पर पीटीवी की कमेटी रूम में, पीटीवी हेडक्वार्टर्स की कमेटी रूम में रखा, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने रीजन बीइंग कि जी द मैटर इज सब जुडिस और इस पे अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, राना शमीम की एपिसोड खबर। लेकिन अंसार अब्बासी साहब जिनकी वो खबर है वो वहां पे थे। ये किस चीज की एफर्ट कर रहे हैं आउटसाइड कोर्ट? देखिए जमीर साहब, इसमें जो बड़ा सवाल एक उठता है वो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हेयरिंग्स तो चल रही हैं, तो उस एंगल से तो देखा जा रहा है कि ये एफिडेविट क्यों आया, कैसे आया, किधर साइन हुआ, लेकिन जो उस एफिडेविट में जो बातें की जा रही हैं वो उसके ऊपर जो है कोई तहकीक नहीं की जा रही। और क्यों नहीं की जा रही?
उस पर तहकीक होनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो मैटर नहीं करती चीज कि वो उसमें जो कंटेंट है वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, और उसको जब आप टोटल इग्नोर कर देते हैं तो फिर ऐसा तासर आता है कि ये रफा दफा की शायद कोशिश की जा रही है। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले कोर्ट ने कहा था कि ये जो है कंटेम्प्ट के अलावा भी हम इसको देखेंगे, इसको एक, लेकिन फिर लग रहा है कि उस चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा। तो ये जो कोशिश थी, शायद ये उस कंटेंट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो कंटेंट जो कह रहा है वो सही है, गलत है, वो सच्ची बात है या नहीं है। हमारा सारा फोकस वो क्यों आया, किसने रिलीज किया, इसका मकसद क्या है, लेकिन जो वो चीज कह रहा है कंटेंट, उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका हमें सवाल या जवाब मिलना चाहिए कि वो सच है, वो झूठ है, लेकिन उस पे नहीं हो रहा। और इसमें जो जिस आदमी पे अभी फिंगर तक पॉइंटिंग होती है, बिल्कुल, अभी तक राना एहसान अफजल साहब, अभी तक उसको क्वेश्चन नहीं किया गया कि जो खबर छपी इरफान हाशमी की कि ये किस ऑफिस में साइन हुआ, किसके सामने साइन हुआ, उसकी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन, कंट्राडिक्शन नहीं आई। देखिए, ये चीज इतनी मैटर नहीं करती। अगर तो एफिडेविट के जो लीगल तरीका है एफिडेविट, कल भी ये सवाल हुआ था राना एहसान अफजल साहब के इस एफिडेविट के मेन बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं, तो वो तो जाहिर बात है। और अगर उन्हीं के ऑफिस में एफिडेविट साइन हो रहा है तो फिर तो क्वेश्चन तो आ जाता है कि कितना इसमें आप समझ लें कि जो उन्होंने उसमें कंटेंट, अगर आप कहते हैं उस कंटेंट पे एक भी और एंगल से देखें ना जी, जी। अगर जमीर साहब उस एफिडेविट के अंदर जो कहा गया है वो सच है, अगर साकिब निसार ने कहा वो बातें की, तो फिर वो सच मैं जिसको बेनिफिट हो रहा है उसके सामने भी बयान कर दूं, जिसको नहीं हो रहा उसके सामने भी बयान कर दूं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें इस पे लीगल राय हम ले लेते हैं राजा आमिर अब्बास साहब से। अगर वो सच है, और एफिडेविट की जहां तक बात आती है कि वो कहां साइन हुआ, किसने, वो एफिडेविट इट्स नॉट रेलेवेंट, इट्स टोटली इररेलेवेंट बहस। एफिडेविट हल्फिया जो हल्फनामा देने के अगर कोई लीगल तरीका है वो फॉलो हुआ है और उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, तो फिर ये क्या मैटर करता है कि कहां हुआ। चलें, बिल्कुल बिल्कुल सही राजा आमिर अब्बास साहब, ये दो एपिसोड, एक तो ऑडियो और ये एफिडेविट, बेनिफिशरी के हवाले से कल अदालत में भी सवाल उठा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ कंटेंट को देखा जाए तो फिर तो इसका मतलब है कि द फिंगर्स हैव बीन रेज्ड ऑन दी इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान। और कंटेंट में अगर देखा जाए तो शायद जिन ऑनरेबल जज के मुतालिक बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, वो उस बेंच का शायद हिस्सा भी नहीं थे और वो छुट्टियों पर थे। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने इजलास बुलवाया और अंसार अब्बासी साहब भी उसमें आए और फवाद चौधरी नहीं गए क्योंकि राना शमीम साहब भी नहीं गए, साकिब निसार साहब को भी बुलाया था, वो भी नहीं गए। मैटर सब जुडिस है। अब व्हाट इट इज बीइंग ट्राइड हियर, कोशिश की जा रही है कि जी जो कंटेंट्स हैं उससे एफिडेविट के, उसको अलहदा कर दिया जाए, और जो एफिडेविट है अगर वो एफिडेविट दुरुस्त है तो इसको लाया जा रहा है कि जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और एफिडेविट को छापना, और एक जज साहब अगर कह रहे हैं कि मेरा है तो फिर उसमें कोई कॉन्टेम्प्ट नहीं बनती। तो इसमें अगेन ये चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ अदालत में चल रही है तो आप यहाँ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। नंबर 2, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जा रही है, जिस पे सारा कहा जा रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात हुई है इस मुल्क के आइन में हुई है, ठीक है, आर्टिकल 9 में हुई है कि जनाब देयर शेल बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ, लेकिन उसके साथ आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं सब्जेक्ट टू, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ ग्रे एरियाज, ऐसे एरियाज हैं कि जहां आप नहीं जा सकते। अब एफिडेविट अगर कल को किसी को भी मिल जाए, ठीक है, जिसमें यह लिखा हो, कोर्ट ने भी यह बात की कि जी कुलभूषण भी दे सकता है और एफिडेविट कोई भी दे दे, तो आप अगर ये कहें कि जी कंटेंट्स को मैंने नहीं देखना, मैंने सिर्फ एफिडेविट छापना है, तो कंटेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि साकिब निसार को तो छोड़ दें, वो एक रिटायर्ड जज हैं, लेकिन एक सिटिंग ऑनरेबल जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उसमें कंटेंट्स में लिखा हुआ है, तो उसमें हमारे ही मुल्क के आइन में है कि अगर अदलिया को रिडिक्यूल करने की कोशिश की जाए, नंबर 1, एंड नंबर 2, अगर किसी चलते हुए केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए, तो ये इसकी हमारे मुल्क का कानून जावेद लतीफ इजाजत साहब की नहीं आज देता। की एफर्ट जो थी वो असरअंदाज होने की कोशिश थी। वो देखिए ना, वो स्टांस कि कल ही तो अभी ये हुआ है वो सारा। ये देखिए ना, अगर वहां से कोई वो करते, कोई वो लेके आते एलानिया कि जनाब उसने ये ऐलान कर दिया कि ये उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस में आता है, तो दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज टू डिसाइड नाउ। राना एहसान अफजल साहब ने जो बात की कि बेनिफिशियरी के सामने भी एफिडेविट साइन किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैटर इज अबाउट द कंटेंट, कि व्हाट द एफिडेविट इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट द एफिडेविट इज अबाउट, रिगार्डलेस वो छपा नहीं छपा। ये इसके मुतालिक जरा मुझे बता, देखिए यही कि वो बेनिफिशियरी कौन है इसके? ये जो कंटेंट्स है ना उस एफिडेविट के, इसी बुनियाद पर ये शोकॉस दिया गया, और इसी बुनियाद पे अब उनको बुलाया जा रहा है कि जी चार्ज फ्रेम होगा, और उसमें वो साबित करेंगे यही कंटेंट्स कि जनाब आपने जो एलिगेशन लगा दिया एक हाई कोर्ट को, आपने कहा कि जी कंप्रोमाइज्ड है, और अगर वो कंप्रोमाइज्ड है तो प्रूव योर जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं, और अगर उनके पास शवाहिद नहीं है तो फिर अदालत देखेगी कि जी इसको क्यों लाया गया, क्योंकि अगर शवाहिद भी नहीं थे और वो साबित भी नहीं कर सके तो फिर इसका कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई इसका बेनिफिशियरी होगा, और वो जब ये सवाल होगा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, और अदालत डिटर्मिन करती है कि जी इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, बज़ाहिर कौन से केसेस हैं जिस पे ये अफेक्ट हो सकता है, तो उसमें 2 चीजें देखी जाएंगी। एक तो इसका बेनिफिट ये भी लिया जा सकता है कि बरतानिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसी अपील के दौरान कि देखिए जी ये तमाम केसेस एक पॉलिटिकल वेंडेटा था या आर्म ट्विस्टिंग थी, इसलिए ये केसेस ऐसे हुए। नंबर 2, वही ट्रेवल करके अगर पाकिस्तान आता है तो उसका भी पर्पस ये होगा कि अगर पाकिस्तान में उसको छाप दिया जाता है तो इसका बेनिफिट किसको होगा, कि अगर जज साहब जो अभी हालिया केसेस सुन रहे हैं उस बेंच को डिस्प्यूटेड बनाना है, आपने कोर्ट को डिस्प्यूटेड बनाना है, तो दीज आर वेरी वेरी सीरियस एलिगेशंस व्हिच माइट ट्रेवल बियॉन्ड आपकी कॉन्टेम्प्ट से, और केस पे असरअंदाज होना एक अलहदा। और कल उनके वकील ने एक बात की कि जी वो तो कॉन्टेम्प्ट में अगर माफी मांग ली जाए, अनकंडीशनल अपोलोजाइज कर लिया जाए। देखिए जब कॉन्टेम्प्ट होती है किसी एक जज की जाती तौर पे कि उससे कोई बदतमीजी कर लेता है या कोई उसके ऑर्डर को नहीं मानता, तो वो भले से उसको माफ कर सकता है, अपोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जहां पे पूरे इंस्टीट्यूशन को And his office is in question. पूरा जी कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो वहां पे मैं नहीं समझता कि अपोलॉजी इनको अब किसी किस्म की मदद देगी। राना शमीम वुड हैव टू प्रूव कि ये सब कुछ हुआ, और दूसरी साइड पे ये डिटरमिन होगा कि क्या प्रेस को ऐसी एक अनब्रिडल्ड मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, पावर्स हैं कि वो हर चीज को चाहिए, लेकिन किसी के ऑफिस में जो बेनिफिशियरी है अगर उसी के ऑफिस में साइन हो रहा है फिर तो ये एक ऐसा सर्कमस्टांस है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा विच वुड लीड कि उनके ऑफिस में हो रहा है, उन्हीं का नोटरी पब्लिक है जो उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कर रहा है, और अल्टीमेटली वो बहुत सारी चीजें सवाल फायदा मिल रहा बिल्कुल। है। चलें अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो जिक्र करेंगे मिनी बजट का कि क्या ऑपोजिशन रोक सकेगी कि नहीं, क्योंकि अब इत्तेहादी भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, कल स्पेशल कैबिनेट मीटिंग कॉल कर ली है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें जो मनी बिल अमेंडमेंट लेकर आएंगे वहां से मंजूर की जाएगी, और उसके बाद पार्लियामेंट से भी मंजूर करवाया जाएगा, जिसमें PMLQ जो हुकूमत की इत्तेहादी है, पहले शायद उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो वोट करेंगे इसके हक में। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी धूमधार किस्म की तकरीर की और उन्होंने कहा कि आपने स्टेट बैंक को IMF की पाकिस्तान में एक ब्रांच डिक्लेयर कर दिया है, और आप पाकिस्तान की मईशत को
जो है गिरवी रखवाने जा रहे हैं और ये एक बड़ा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगा। शेरी रहमान साहिबा ने भी बात की, उन्होंने कहा कि क्या नई कौमी सलामती पॉलिसी आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसमें सबसे बड़े कंप्रोमाइजेज जो हैं आपके इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के हो रहे हैं और इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राना एहसान अफजल साहब, रोक तो मुश्किल ही अब सकेंगे क्योंकि शायद जिस तरह पहले इतने सारे बिल पास हो गए थे शायद ये भी हो जाएगी क्योंकि मजबूरी है, आईएमएफ के पास जाना ही जाना है, ऑर्डिनेंस के जरिए ये आप कर नहीं सकते, आईएमएफ ने इनकार कर दिया है। तो क्या ऑप्शंस क्या होंगी ऑपोजिशन के पास? देखिए, ऑपोजिशन तो अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि अपने नंबर्स पूरे हों और जिन लोगों को हम समझते हैं कि वो पीटीआई को इतना फेवर नहीं कर रहे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप कोशिश करें और इसका ओपनली आप आए और इसको अपोज करें। तो वो हमारी कोशिश अपने ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे करने के होंगे क्योंकि ये जो मिनी बजट है ये 350 अरब का, जब आप एग्जेम्पशंस को रिमूव करेंगे, टैक्स एग्जेम्पशंस को, तो बेसिकली आप एक तरीके से नया टैक्स ही लगा रहे हैं। तो ये 350 अरब आपने इकट्ठा करना है आवाम से, लोगों से, उन अशिया के ऊपर जिन पे पहले सेल टैक्स कम था अब आप उनको बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये महंगाई जो है वो करेगा। इसी तरह आप डेवलपमेंट 200 अरब से पीएसडीपी को कम करने जा रहे हैं तो वो आपकी ग्रोथ को कम करेगा। तो ये सारे जो इसका जो इम्पैक्ट आएगा, जो 600-700 अरब का जो इम्पैक्ट है, वो उसका बोझ आवाम को उठाना होगा। वो तो हमारे कहते हैं कि महंगाई नहीं होगी। देखिए कैसे नहीं होगी, जब आप टैक्सेस लगाते हैं, जब एडिशन ऑफ टैक्सेस आप करते हैं तो इसका मतलब है, और वो भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में कहते हैं सेल्स टैक्स जो एग्जेम्पशंस थी वो लग्जरी आइटम्स पे थी, इंपोर्टेड आइटम्स पे थी, तो इसलिए कोई आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो एक इशराफिया जो चीजें इस्तेमाल करती थी उस पे पड़ेगा राजा आमिर अब्बास साहब जैसे लोगों पर है। इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल के आइटम्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं जिनके ऊपर ये सेल टैक्स में इजाफा हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और अगर कोई अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स हैं तो वो भी अगर महंगे होते हैं तो वो ओवरऑल जो महंगाई का इम्पैक्ट है वो भी ट्रिकल डाउन होता है। अगर तो ये इससे ये बच नहीं पाएंगे कि ये $350 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस डेफिनेटली महंगाई में इजाफा करेंगे। सही, चलें मिनी बजट तो छोड़ें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली कहा जा रहा है कि इट्स द फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। हालांकि हमें नेशनल एक्शन प्लान भी हमारे सामने आया और शायद एक मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी। देखिए, अब बिफोर गोइंग टू नेशनल सिक्योरिटी की जो आज नई पॉलिसी आई है, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ख्वाजा आसिफ की आपने बात की कि आज उसने हाउस ऑफ द फ्लोर पे ये बातें की, स्टेट बैंक को जनाब आप आईएमएफ के पास गिरवी रख रहे हैं, आईएमएफ की बड़ी सख्त शराइत है, उसको शायद इनकी गवर्नमेंट को भी चाहिए था जवाब दे और उनको बताएं कि आईएमएफ की शराइत अगर सख्त हैं या अगर स्टेट बैंक के लिए कुछ इस तरह से इंडिपेंडेंस दी जा रही है कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा हो किसी भी हुकूमत के, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ कि जब इसहाक डार के अंडर था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़मीर साहब, तो उस वक्त आईएमएफ को इशू यही आया कि वो जो फिगर फजिंग करके एक फॉल्स फिगर्स देता था, उनके साथ झूठ बोला जाता था, पाकिस्तान के तमाम जो फिगर्स थे उसमें फिगर फजिंग होती थी, उससे कॉन्फिडेंस लूज हुआ इंटरनेशनली आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, कि जनाब आप लोग तो हमारे साथ गलत बयानी करते हैं, एक्चुअल आपके पास ये है। तो दैट इज द रीजन कि फिर अब आईएमएफ के बेशक भले से आर्टिफिशियली रुपए और डॉलर की पैरिटी को भी कंट्रोल रखा गया और आर्टिफिशियल उसके आईएमएफ के भले से अपने पॉलिटिकल अजाइम भी उनके बैकग्राउंड में। मैं क्विकली राना एहसान अफजल साहब से इस पर कमेंट ले लूं। राना एहसान अफजल साहब, आज इमरान खान साहब ने रीजंस दी कि मिनी बजट क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पिछले हुक्मरानों की अय्याशियां और जिसकी वजह से वो कर्जे लेते रहे और उस वजह से हमें ये मतलब वो दोबारा आप पे डाल दिया गया कि ये मिनी बजट भी आपकी वजह से आ रहा है। देखिए, ये चूरन तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इनको शिकस्त देके हर जिमनी इलेक्शन में ये जो वो ब्लेम गेम है, इसको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। ये हकीकत नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई, बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट हम छोड़ के गए, लेकिन उसको जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया, डिले किया आईएमएफ के पास जाने में, जिस तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग नेगोशिएशन जो है वो बाहर निकल गया, और इनके अपने जो शौकत तरीन है जो फाइनेंस मिनिस्टर, जब इनको अभी
मिनिस्ट्री मिलने से पहले जो इन्होंने तज्जिया किया कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इन्होंने एकदम से 13% पे लेके गए, फिर इन्होंने गिराया और एक डायरेक्शनलेस इकोनॉमी है, तो वो तो इनके अपने अल्फाज हैं। देखें, यहां दो चीजें हैं। जो इन्होंने जितनी छोटी सी अमाउंट के लिए $6 अरब के लिए जिस तरीके से IMF की शराइत के आगे घुटने टेक दिए, हम ये नहीं कहते कि अभी IMF, मैं ये नहीं समझता कि IMF का ये जो प्रोग्राम है इससे आप निकल सकते हैं, या आपको करना पड़ेगा जो अभी इस वक्त आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर्स है आपके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, डॉलर के ऊपर, आपके पास शायद और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, लेकिन मैनेजमेंट शायद ऐसी रही जिसकी वजह से हालात ज्यादा खराब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, राजा आमिर अब्बास साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।